अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल नाज़रीन, महसूस ये हो रहा है बाज़ औक़ात कि शायद पूरी दुनिया ने कुछ ना कुछ सूंघा हुआ है, या पूरी दुनिया ने नाज़रीन कुछ ना कुछ पिया हुआ है, चूंकि ज़हनी मरीज लोग नाज़रीन ऊपर आ रहे हैं। और आप देखें ना, अमेरिका के अंदर ट्रंप बैठा हुआ है, और उसके बाद एक खबर नाज़रीन जिसने ठीक ठाक मुझे गुस्सा दिलाया और परेशानी, बल्कि एक तजस्सुस हुआ है, अफसोस भी हुआ है कि भारत के अंदर नाज़रीन एक पागल आदमी बिहार जीत चुका है। नरेंद्र मोदी, भारत की तीसरी बड़ी स्टेट है, कोई 13 करोड़ नाज़रीन इसकी आबादी है। बिहार में नरेंद्र मोदी नाज़रीन क्लीन स्वीप कर चुका। अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। एक फैशिस्ट, एक ज़हनी मरीज बंदा नाज़रीन, एक वॉर मॉन्गर, एक जो भारत को पूरी की पूरी एक वॉर इकोनॉमी बना चुका है। मैं सोचता था इससे पहले वाकई कि भारत एक शायद प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा पीएचडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बड़े बड़े महकमों के अंदर, बड़े बड़े इदारों के अंदर इनके लोग सीईओज होते हैं, फिल्में अच्छी बना लेते हैं और ड्रामे अच्छे कर लेते हैं, कुमकुम वगैरह शुगर ठट्ठा लगा लेते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल ही कोई, बिल्कुल ही फारिग है, बिल्कुल ही कोई ढोल है जो निकल कर जिस तरह से सामने आए हैं। अब नाज़रीन, ये जो नरेंद्र मोदी है, ये इंतहाई मक्कारी के साथ, इंतहाई चालाकी के साथ ये एंटाई मुस्लिम और एंटाई पाकिस्तान कार्ड खेलकर एक दफा फिर भी हार जीत चुका है। मेरी कुछ भारतीय साथियों के साथ बातचीत हुई, भारत के जो साबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं मोहतरम मार्कंडे काटजू साहब नाज़रीन, उनके साथ भी बात, वो सब सर खुजा रहे हैं, भाई ये हुआ क्या है। अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल नाज़रीन। एक वो बंदा नाज़रीन जो कि पाकिस्तान के खिलाफ से बिहार इलेक्शंस की वजह से एक फॉल्स फ्लैग क्रिएट करके वॉर के अंदर जाता है, फिर नाज़रीन जो प्राइड था भारत का, राफेल, उसे शूट करवा देता, राफेल हिट हो जाते हैं। फिर जो S-400 मिसाइल सिस्टम था नाज़रीन, उसकी बखियां उधेड़ कर रख दी गई। भारत के अंदर 26 जगहों के ऊपर नाज़रीन हिट होता है। तो पूरे के पूरा नाज़रीन भारत, जो उसकी शेप थी, शक्ल थी, जो उसका चेहरा था, वो कोलैप्स कर गया। पूरा मुल्क नाज़रीन धर्म करके नीचे कर गया, शाइनिंग इंडिया वाला इमेज नीचे चला गया। उसके बाद भी नाज़रीन बिहार जीत जाना अनबिलीवेबल है। पता नहीं क्या नाज़रीन सूंघा हुआ इन लोगों ने, ये कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। चूंकि देखें, जो भी बंदा नाज़रीन इस दुनिया के अंदर ये समझता है कि भाई हमने शराफत के साथ जिंदगी जीनी है और इस खित्ते ने आगे बढ़ना है, वो फिर मोदी जैसे शख्स के नाज़रीन खिलाफ होगा। क्योंकि इस खित्ते ने प्रोग्रेस करनी है, ये एक स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर अगर आगे चलेगा, तो ऐसे फैशिस्ट या दुनिया भर में जहां पर भी जो भी नाज़रीन ज़हनी मरीज लीडर्स हैं, या जो फैशिस्ट हैं, या जो जंगे शुरू करने वाले हैं, उनके खिलाफ आपको एक स्टांस लेना पड़ेगा, उनके खिलाफ आपको होना पड़ेगा। अब मोदी जैसा नाज़रीन पागल इंसान या उस जैसा फैशिस्ट या उस जैसा ज़हनी मरीज इस पूरे खित्ते के लिए खतरा है। चूंकि इस पूरे रीजन को, इस पूरे एशिया के बारे में कहा जाता है ये एशियन सेंचुरी है, यानी चाइना पावर है, और ये चाइनीज सेंचुरी भी इसे कहा जाता है। अब इस खित्ते के नाज़रीन जो मेजर पावर्स है, उनमें चाइना है, उनमें इंडिया है, उनमें पाकिस्तान है। जब तक ये तीनों नाज़रीन कलेक्टिव आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी सब तीनों मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगी, तो ये पूरा रीजन आगे नहीं बढ़ेगा, ये पूरा रीजन प्रोग्रेस नहीं करेगा। अगर इंडिया नाज़रीन रुस कर उधर बैठा हुआ है, हम रुस कर इधर बैठे हुए हैं, उधर वो राफेल उड़ाते हैं, इधर से हम J-10C और मिसाइल मारकर उन्हें फाड़ देते हैं, तो ये प्रोग्रेस नहीं है, इसमें तरक्की नहीं है। जंगें प्रोग्रेस को खा जाती हैं, जंगें जवानियां खा जाती हैं, डिप्लोमेटिक फेलियर्स नाज़रीन नस्लों को रोल देते हैं। लिहाजा इस पूरे रीजन ने आगे बढ़ना है, अगर प्रोग्रेसिव होना है, तो सब ने, पूरे रीजन ने नाज़रीन कलेक्टिव चलना है। डिप्लोमेसी, सफारतकारी, बातचीत, गुफ्तगू। पहलगाम अगर हो गया था, मोदी ने फॉल्स फ्लैग किया था, तो पाकिस्तान की नाज़रीन बड़ी क्लियर ऑफर थी, मिलकर इन्वेस्टिगेट करते, अच्छा मिलकर भी गोली मारो। इंडिपेंडेंट दुनिया का कोई भी, किसी भी मुल्क से, यानी अगर तुम्हारा वो अब्बा बना हुआ था उस दौरान, वो ट्रंप, अच्छा अपने अब्बे में से, अपने पिछले घर में से कोई 2-4 बंदे लेकर आओ, वो इन्वेस्टिगेट कर ले। नो, उन्होंने इस चीज को तरजीह दी कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है। और चूंकि बिहार के अंदर इलेक्शन नाज़रीन मोदी ने देखे हुए थे और मोदी चाह रहा था कि वहां पर इलेक्शन जीते जाएं, सो बिहार नाज़रीन गरीब तरीन स्टेट है, तो वहां पर एंटायर पाकिस्तान नैरेटिव को बकायदे से हवा दी गई। एंटायर मुसलमानों को घुसपैठिए कहा उसने, हालांकि बिहार के अंदर 17% मुसलमान है, घुसपैठिए कहा, और इन दोनों नैरेटिव्स को नाज़रीन वो आगे ले जाता हुआ और फिर कंट्रोल करके बल्कि 60 से 80 लाख मुसलमानों को वोटर लिस्ट से निकालकर पूरे निजाम को, सिस्टम को, स्ट्रक्चर को मैनेज करके नाज़रीन मोदी बिहार जीत चुका है। अब अगले साल नाज़रीन तमिलनाडु में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, अगले साल आसाम में भी होने हैं, अगले साल वेस्ट बंगाल में भी होने हैं। तो उसने ये राह मार कर दी है अगेन मोदी की राइज की, जो इंतखाबात के अंदर उसे मेजोरिटी नहीं मिली थी और वो कोलैप्स कर। अच्छा ये बात समझे कि नाज़रीन भारत एक बड़ी गैर मामूली डेमोक्रेसी है, इसकी कोई 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लिहाजा पूरे साल भारत में कहीं ना कहीं पर इंतखाबात जारी रहते हैं, इलेक्शंस हो ही रहे होती हैं, इलेक्शंस की तैयारी हो रही होती है, लिहाजा हर साल के हर महीने कुछ ना कुछ समथिंग जो कि हैपन हो रहा होता है। अब जो एनडीए था नाज़रीन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, डेमोक्रेटिक तो क्या था इसमें, खैर, तो ये नाज़रीन वहां पर जीत चुका है, तो मोदी वहां पर जीत चुका है, बीजेपी वहां पर जीत चुकी है। तो ये अनबिलीवेबल है, ये भारत के अंदर भी एक शौक है, भारत के अंदर भी लोगों को एक झटका लगा है। और ग्लोबली नाज़रीन हर वो बंदा जो अमन को तरजीह देता है, जो पीस को तरजीह देता है, जो कि कलेक्टिव अप्रोच को तरजीह देता है, उसके लिए परेशान कौन है और इसके लिए अफसोसनाक है। आई होप सो कि भारत के अंदर नाज़रीन लोग खड़े हों, तो बातचीत करें, इसके खिलाफ कोई बगावत का अलम बुलंद करें
और देखेंगे भाई ये एक सफेद चड्डी और बनियान में नादरीन के बंदा एक वहां का एक अजीबो गरीब किस्म का एक डिक्टेटर, एक अजीबो गरीब एक फैशिस्ट मेंटालिटी का, और ये अभी फिर पाकिस्तान के हवाले से एक फॉल्स फ्लैग क्रिएट कर चुका और ये अपने लोगों को मरवाएगा, लिटरली अपने लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, जो कि नजर आ रहा है। अच्छा नादरीन, सोहेल खान अफरीदी साहब, ये बहुत बड़ी खबर बने हुए आज। एक तो इनकी काबीना का जिसकी सरबराही कर रहे थे, पहला इजलास था, वहां पर चंद एक फैसले किए गए हैं, लेकिन नादरीन उसके बाद जो ISF के नौजवानों के साथ इन्होंने खिताब किया है, वहां पर बड़ी अहम तरीन और तगड़ी गुफ्तगू हुई। एक तो चार्ज क्राउड था नादरीन, चार्ज नौजवान वहां पर खड़े, तगड़े नारे वो लगा रहे थे, हाई एनर्जी थी, कोई बैठा हुआ नहीं, सब खड़े, और इमरान खान इमरान खान इमरान खान हो रही थी, फुल ऑन इमरान खान इमरान खान इमरान खान हो रही। सोहेल खान अफरीदी ने कहा, उन्होंने कहा कि जनाब सबसे पहले तो उन्होंने मुराद सईद को खराजी तहसीन पेश किया कि ISF मुराद सईद साहब ने शुरू की थी और वह हमारे सियासी उस्ताद हैं, काश आज वो होते तो उन्हें पता चल जाता कि पूरे पाकिस्तान में ये चीज फैली हुई है। फिर उन्होंने कहा कि मौत से जो डर जाएगा, मौत से अगर डर जाओगे तो जिंदगी नहीं मिलेगी, जब जंग लाजिम हो तो फिर कश्तियां दिला देनी चाहिए। ये शेर भी उन्होंने पढ़ा है, माफ कीजिएगा अगर इसमें कोई आगे पीछे चीजें हुई हैं। फिर नाज़रीन उन्होंने एक सवाल रखा उस मजमे के सामने, और ये नौजवानों का मजमा था, उनके सामने सवाल रखा। उन्होंने कहा भाई बात सुनो, मैं 4-5 करोड़ लोगों का एक मुंतखब नुमाइंदा, मैं यहां का चीफ मिनिस्टर हूं, मैं 60 लाख प्लस कबाइलियों का मैं एक लीडर हूं जो यहां पर खड़ा, मेरा लीडर जेल के अंदर मौजूद है, मैंने हर कानूनी रास्ता अपनाया, मैं पार्लियामेंट को खत लिखा, फलाने को खत लिखा, अदालतों में गया, 6 दफा अदालती अहकामात लेकर अडयाला जेल के बाहर गया, अब भी मुझे इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो आप लोग मुझे नौजवानों बताओ, तुम लोग समझदार हो कि मैं क्या करूं? नारे लगे नाज़रीन, डी चोक, यानी तहरीक शुरू करो, एहतजाज करो, प्रोटेस्ट करो, डेमोन्स्ट्रेशन करो। उसके बाद नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी ने दूसरा सवाल पूछा और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे कहा कि सोहेल खान अफरीदी तू ओपनिंग बैट्समैन है। अब आप लोग मुझे खान ने यह नहीं बताया कि मैं टेस्ट मैच का ओपनिंग बैट्समैन हूं, यानी 5 दिनों का लॉन्ग गेम होती है, या मैं T20 का ओपनिंग बैट्समैन हूं या वनडे का। आपको पता है सामने लोगों ने क्या नारे लगाए? उन्होंने कहा कि सुपर 6, यानी कि जो ISF के नौजवान थे नाज़रीन, उन्होंने सोहेल खान अफरीदी को T20 का भी मौका नहीं, T20 में भी कम से कम आप ओपनिंग बैट्समैन 2-4 बाले रोक लेते हैं। आपके पास ये होता है कि ठीक है जी आज आप 8-10 बाले खेले और सेटल हो जाए। नो, उन्होंने कहा सुपर 6 का मतलब होता है पहली गेंद पे छक्का, दूसरी गेंद पे छक्का, तीसरी पे छक्का, सिर्फ टोटल 36 बाले हैं। तो उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए सुबह। अच्छे सोहेल खान अफरीदी साहब भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लिटरली वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जनाब ये सुपर 6 के नारे उन्होंने लगाने शुरू कर दिए। फिर नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी ने कहा कि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ना तो मुझे कोई झुका सकता है और ना ही मुझे किसी का डर है, मुझे आप इमरान खान की तरह ही पाएंगे। फिर उन्होंने जो हमसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि जनाब तैयार रहना 3 दफा उन्होंने कहा। देन ही सेड कि 14 नवंबर 2007 को एक डिक्टेटर ने इमरान अहमद खान न्यादी के गले में हाथ डाला था और वो जख्म ताजा है। फिर 9 मई वाले दिन भी इमरान अहमद खान न्यादी के हमारे लीडर के गले में हाथ डाला गया। ना हम 14 नवंबर बुले हैं और हम जो ना तो 9 मई बुले हैं और ना हम तुम्हें भूलने देंगे। फिर नाज़रीन उन्होंने कहा कि तैयार रहो, हमने प्रोटेस्ट करना, हमने एहतजाज करना और मैं खुद इस दफा एहतजाज को लीड करूंगा। शफी जान साहब ने भी नाज़रीन बाद में गुफ्तगू और बातचीत की, उन्होंने भी एक प्रेस टॉक की है, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि हम मोबिलाइजेशन शुरू करने जा रहे हैं और हम एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। नाज़रीन जो काबीना ने फैसले किए हैं उसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब 9 मई के ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया है कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर किसने जलाया था। अब नाज़रीन अगर ये वाकई कोई ऐसी इंक्वायरी यहां पर बिठा देते हैं और ज़ाहिर बिठाने जा रहे हैं और ये इंक्वायरी करवा लेते हैं तो ये डोमिनो इफेक्ट होगा। ये 9 मई जिसके बाद पूरी की पूरी एक पार्टी को उधेड़ दिया गया, पाकिस्तान की आवाम नस्लें बर्बाद कर दी गई। नाज़रीन ये आप समझे कि ये पूरा का पूरा ढांचा खुलकर एक कलाई इसकी खुलकर एक धागा खुलकर आपके सामने आ जाएगा कि 9 मई क्या हुआ था। सोहेल खान अफरीदी ने यह कहा कि जनाब सबसे पहले CCTV वीडियोस मंगवाए जाए, तमाम तर CCTV फुटेजेस। तो ये जो पेशावर के अंदर नाज़रीन तजुर्बा किया गया था, बाजार अभी ये महसूस हो रहा है, तासुर मिल रहा है, ये वहां पर फंस गया है और यहां से ये उधेड़ना शुरू हो गया, धागा निकलना शुरू होगा और ये आपको पूरा उधड़ता हुआ हर तरफ से नजर आएगा। फिर नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी ने कहा कि जनाब मैं सूद को खत्म करने जा रहा हूं और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हम एक ऐसी इकोनॉमी बिल्ड करेंगे जो कि सूद फ्री होगी, यानी सूद नहीं होगा। अब आई डोंट नो नाज़रीन ये एप्लीकेबल है या एप्लीकेबल नहीं है। मॉडर्न डे इकोनॉमी या जो फ्री इकोनॉमी है नाज़रीन, ये इसके अंदर मुझे नहीं लग रहा कि एप्लीकेबल है, लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं कि हम सूद फ्री इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरे और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग है, लिहाजा हम इसे किसी भी तौर पर कबूल नहीं कर सकते, लिहाजा हम एक सूद फ्री इकोनॉमी की तरफ जाएंगे और हम यकीनी बनाएंगे कि एक सूद फ्री इकोनॉमी हो, चाहे हमें जितना भी नुकसान हो, बट हम एक सूद फ्री इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। साथ उन्होंने कहा कि जो कानून बनाया गया था एक्शन इन द एड ऑफ सिविल पावर, यानी सिविल पावर को एड करने के लिए
जो फोर्सेज आई थी, और उसके बाद ही मुख्तलिफ स्ट्राइक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स, ये सब कुछ होना शुरू हो गया था। हम इसे खत्म कर रहे हैं, इसे हम खत्म कर रहे हैं, और इसे हम कौमी ढांचे या केपी की जो गवर्नमेंट होगी वो खुद इसके ऊपर फैसले करेगी कहां पर एक्शन लेना है, कहां पर एक्शन नहीं लेना। यानी गवर्नमेंट को लूप में लेकर जो भी एक्शन होगा वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होगा। उसके बाद नाज़रीन जो हुआ, आज जो खबरें आई कि एक ड्रोन स्ट्राइक हुई है, और उसमें एक शादी में वो ड्रोन बुनियादी तौर पर स्ट्राइक हुई है, और उसके बाद नाज़रीन चंद लोग जख्मी हुए हैं। एक शख्स की अल्लाह ताला माफ करे अगर ये पता नहीं ठीक रिपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे। लेकिन बहरहाल एक खबर रिपोर्ट हुई है कि एक शख्सियत की शायद जान चली गई है, तो बहरहाल वहां पर वो इयादत करने के लिए रात को अस्पताल के अंदर पहुंचे। नाज़रीन एक वीलॉग हुआ है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीलॉग है, और ये मोहम्मद हनीफ साहब ने किया है। मोहम्मद हनीफ साहब नाज़रीन पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, एक दानिश्वर हैं। द केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज, ये किताब इन्होंने लिखी हुई है। इन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में जो असल काम डाला गया है वो ये है कि मार्शल लॉ के जिस डंडे से हम डरते रहे कि मार्शल लॉ मुल्क में ना लगे, उस डंडे को पॉलिश करके उस पर आईनी कवर चढ़ा दिया गया है, और कहा गया है कि ये तुम्हारा डंडा और ये तुम्हारी पीठ है। यानी कि जो मार्शल लॉ का डंडा था उसके ऊपर जनाब उसे मालिश करके उसके ऊपर तेल लगाकर आईनी कवर, उसके ऊपर आईनी बाकायदा से कपड़ा चढ़ा दिया गया है, और अब कहा गया कि यही डंडा होगा और तुम्हारी पीठ होगी। जितना चिल्लाना है चिल्लाओ जाओ, अगर कोई रोएगा या चिल्लाएगा तो हम उसे अपना नया आइन खोलकर दिखा देंगे। तो मोहम्मद हनीफ साहब के मुताबिक ये जो 27वीं यानी तरमीम थी, ये असल में डिक्टेटरशिप का वो जो डंडा था उसके ऊपर एक कवर लगाया गया है, और ये आईनी कवर है। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।